बायोलॉजी ग्रीक भाषा बायोस और लोगोस से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा मतलब यूनान देश की भाषा, ठीक है ना। जो यूनान देश है उसकी भाषा को ग्रीक भाषा कहते हैं। तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा बायोस और लोगस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जीवों का अध्ययन। जीव उन सभी प्राणियों को कहते हैं जिनमें श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन और वृद्धि पाया जाता है। श्वसन का अर्थ है श्वास लेना और छोड़ना। पोषण का अर्थ है भोजन पदार्थ, भोजन मतलब भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना। उत्सर्जन का अर्थ है शरीर से व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकालना। प्रजनन का अर्थ है अपने समान संतानों को उत्पन्न करना। वृद्धि का अर्थ है अपने शरीर के आकार आकृति को बढ़ाना, ठीक है। जिनमें ये सभी लक्षण पाए जाते हैं उनको जीव या जीवधारी कहते हैं। उदाहरण सेब, बंदर, आम, अमरूद, मनुष्य आदि, क्योंकि इन सभी में श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन और वृद्धि पाई जाते हैं, इसलिए इन सभी को जीव या जीवधारी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, इसी प्रकार, ठीक है ना, इसी प्रकार हवा, पानी, पत्थर, हवा, पानी, पत्थर और मिट्टी, इसी प्रकार हवा, पानी, पत्थर और मिट्टी, इन सभी में ना श्वसन होता है, ना पोषण होता है, ना उत्सर्जन होता है, ना प्रजनन होता है, ना वृद्धि होता है। इसलिए जिनमें ये सभी लक्षण नहीं पाए जाते, क्या होते हैं, नहीं पाए जाते, उनको निर्जीव की श्रेणी में रखा गया है। जिनमें जान नहीं होती है उनको निर्जीव कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप तो समझिए कि श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और प्रजनन और वृद्धि जिसमें हो, यानी कि जो सभी क्रियाएं जिसमें हो उसको जीव या जीवधारी या सजीव कहते हैं, ठीक है, जिसमें जान हो। और जिनमें नहीं होते हैं जैसे कि हवा, पानी, पत्थर, मिट्टी, उनको हम निर्जीव कहेंगे। दूसरा, इसके बाद इसी प्रकार, ठीक है ना, सजीव भी समझ गए, निर्जीव भी समझ गए। और दूसरा बात बताता हूं, मृत। मृत मतलब मरा हुआ। मृत मतलब मरा हुआ, जैसे कुर्सी, टेबल, हड्डी। कुर्सी, टेबल, हड्डी को हम मृत कहते हैं। मृत मतलब मरा हुआ, जो कभी जीवित थे, ठीक है ना, जीवित थे लेकिन अब जीवित नहीं है। कैसे जीवित थे, मतलब जो कुर्सी और टेबल होते हैं वो पेड़ पौधा से बनते हैं, ठीक है। जो कभी जीवित थे लेकिन उसको काट दिए इसलिए वह मर गया, ठीक है ना, उसको मृत कहते हैं। उसको निर्जीव नहीं कहते, क्योंकि उसको कभी सांस ले रहे थे, पेड़ पौधे सांस ले रहे थे। ये हड्डी भी किसी के शरीर में था तो सांस ले रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद वह मर गया, उसको मृत कहेंगे, ठीक है, निर्जीव नहीं कहेंगे। क्योंकि जो कभी सांस ले रहा था लेकिन वो सांस नहीं ले रहा है, इसलिए कुर्सी, टेबल, हड्डी को मृत के श्रेणी में रखते हैं। जो कभी सांस ले रहा था लेकिन आज सांस नहीं ले रहा है, ठीक है। श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि, चूंकि ये जीवधारियों के लक्षण हैं, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी में केवल 2 ही प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं। पहला पेड़ पौधे, दूसरा जीव जंतु। इसलिए इनको जीव विज्ञान के अंतर्गत रख दिया गया। जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाओं में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतु और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधे को रख दिया गया। चूंकि पृथ्वी में कम से कम 12 लाख प्रकार के जीव जंतु और 5 लाख प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनका अध्ययन करना बहुत ही कठिन है। इसलिए इनको सरलता से अध्ययन करने के लिए अन्य शाखाओं में बांट दिया गया। जंतु विज्ञान के अंतर्गत संपूर्ण पृथ्वी में 12 लाख प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। चूंकि ये संख्या में बहुत अधिक है, इसलिए एक एक करके अध्ययन करना बहुत ही कठिन है। इसलिए संपूर्ण जीवों को रीढ़ की हड्डी के आधार पर
पीठ के पिछले भाग में जो ये छड़ के समान संरचना पाई जाती है उसको रीढ़ कहते हैं। रीढ़ की हड्डी के आधार पर जीवों को दो भागों में बांट दिया गया। पहला अकशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, दूसरी कशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अकशेरुकी यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनमें केचुआ, केकड़ा, तितली, चींटी, मकड़ी, बिच्छू, मच्छर, जोंक, घोंघा, मक्खी आदि जीवों को रख दिया गया ताकि इनका अध्ययन सरलता से किया जा सके। इनके बाद आएगा कशेरुकी। कशेरुकी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनके अंतर्गत मछली, मेढक, छिपकली, कबूतर, गौरैया, गिलहरी, चमगादड़, चूहा, खरगोश, बैल, बकरी, मनुष्य आदि जीवों को रख दिया गया ताकि कशेरुक के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण जीवों को सरलता से और आसानी से अध्ययन किया जा सके। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत लगभग 5 लाख प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि ये संख्या में बहुत अधिक हैं और इनको एक एक करके अध्ययन करना बहुत कठिन है। इसलिए संपूर्ण पेड़ पौधों को उनके बीज के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया, एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री के अंतर्गत आने वाले पेड़ पौधों में जो बीज पाए जाते हैं वो कभी भी दो बराबर भाग में नहीं टूटते, जैसे धान और गेहूं। दूसरा द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री के अंतर्गत आने वाले पेड़ पौधों के बीजों को आसानी से, सरलता से, बहुत ही आसानी तरीके से दो बराबर भागों में तोड़ सकते हैं, जैसे धान चना, मटर, अरहर आदि। ठीक है, इनके अंतर्गत बहुत सारे हैं, केवल ये उदाहरण के लिए है कि एक बीजपत्री के बीज को बराबर भागों में नहीं तोड़ सकते हैं और द्विबीजपत्री के बीज को आसानी से दो भागों में तोड़ सकते हैं। और उदाहरण ले लेते हैं। द्विबीजपत्री के अंतर्गत आम, अमरूद, बरगद, इमली आदि आते हैं। अब आप कहेंगे कि बरगद के आज तक बीज बहुत छोटे होते हैं, जो बरगद के बीज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उसको हम कैसे दो बराबर भागों में तोड़ के देखें। और जो अमरूद होता है उसका भी बीज बहुत छोटा होता है, उसको हम कैसे आसानी से तोड़े। लेकिन अगर आप चाहें तो बीज को छोड़कर, ठीक है ना, बीज को छोड़कर जड़, तना और पत्ती, जड़, तना और पत्ती के द्वारा भी आप एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के पेड़ पौधों में फर्क जान सकते हैं। ओके, क्योंकि इन दोनों पेड़ पौधों की प्रजातियों में जो जड़, तना और पत्ती पाए जाते हैं उसमें बहुत ही फर्क होता है, बहुत ही फर्क होता है। कैसे, आगे देखते हैं। यदि हम पेड़ पौधे के बीज को छोड़ दें तो भी हम जड़, तना और पत्ती, जड़, तना, पत्ती के आधार पर भी हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों को आसानी से, सरलता से पहचान सकते हैं। कैसे, पहला जड़ के आधार पर। जो एक बीजपत्री में जो जड़ पाया जाता है उसमें ये रेशे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, ऐसे, जिसे अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं पाया जाता। जैसे इसमें द्विबीजपत्री में एक मुख्य जड़ पाया जाता है, उसके अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे जड़ निकलते हैं। ऐसे आपने अक्सर देखा होगा कि एक बीजपत्री में जो धान, उदाहरण के धान रखते हैं, धान में जो जड़ पाया जाता है उसमें इस प्रकार के जड़ पाए जाते हैं, ऐसे पतले पतले धागे की समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें धान में, क्योंकि इसमें बहुत सारे पतले पतले संरचनाएं पाई जाती हैं। और दूसरा जो द्विबीजपत्री के जो जड़ है, ठीक है, उदाहरण के लिए आप चना रख सकते हैं, लिख देता हूँ, भूला जाएंगे इसलिए, चना। और दूसरा धान। धान के जो जड़ होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं और चना के जड़ होते हैं इस प्रकार के होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ें, और इसको मुसला जड़ तंत्र, क्योंकि इसमें मुख्य एक जड़ पाया जाता है, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं पाया जाता। दूसरा तना।
मतलब जिसके सहारे पेड़ पौधे खड़े रहते हैं। ठीक, तो जो तना होता है, धान का तना होता है, वह खोखला होता है। देखिएगा अंदर से खोखला होता है, किसके समान? बांसुरी समान। मतलब इसके आर पार हम अगर फूके तो हवा इधर से आसानी से निकल सकता है। ठीक है ना, मतलब खोखला होता है। अगर हम इधर हवा से फूके तो इधर हवा आसानी से निकल सकता है। कि ये कहना चाहते हैं कि जो एक बीजपत्री का तना होता है वह खोखला होता है, और द्विबीजपत्री का जो तना होता है वो आपस में भरा हुआ है। ये मोटा होता है, इसमें कोई खोखला नहीं होता, ये आपस में भरा होता है लकड़ी के समान। ठीक है ना जी। और तीसरा है पत्ती। जो पत्ती होते हैं एक बीजपत्री मतलब धान में, तो उनकी जो पत्ती होती है ये ऐसे होते हैं। अगर जो बीजपत्री है पत्ती है तो उसमें ऐसे ऐसे संरचनाएं होंगी, ऐसे ऐसे पतली संरचना। मतलब ये यहाँ से निकलेंगी, क्या बहुत सारे से निकलेंगे। मतलब इसको सरल सिरा विन्यास कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सरल सिरा विन्यास। इसको सरल सिरा विन्यास कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो सिरा होती है, सिरा वो ऐसे होती है। देखिए अगर ऐसे है तो फिर आकर ऐसे लगेगा, फिर ऐसे सरल सिरा विन्यास। जो जबकि चना का जो पत्ती होता है वह द्विबीजपत्री है। ठीक है ना जी। चना का जो पत्ती है वो द्विबीजपत्री है। उसमें जो ये है पत्ती की संरचना इस प्रकार की होती है, ऐसे ऐसे। इसको जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? जालिकावत सिरा विन्यास। इसको सरल सिरा विन्यास, इसको जालिकावत। क्योंकि अगर ये सीधा सीधा होता है और इसमें यहाँ से जो मेन है, मेन से जुड़कर हल्का सा ऐसा चेंज। तो आपने अगर आप इस बात को भी छोड़कर ये बात ध्यान रखिए कि जो एक बीजपत्री का जड़ है वह इसमें क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ें होती हैं, और जड़ द्विबीजपत्री में मूसला जड़ तंत्र होते हैं। तो आप अपने घर में भी, ठीक है ना, अपने घर के अगल बगल धान को उखाड़ कर देखें। धान के मतलब धान के जो पौधे हैं उसको उखाड़ कर देखेंगे तो उसका जड़ सेम टू सेम ऐसा होगा, और चना का जड़ सेम टू सेम ऐसा होगा। अगर उसके तना को देखेंगे बीच से अगर हम काट दें तो वो खोखला ही होगा, धान का। अगर आप चाहें तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं आराम से। और चना का तना को देखेंगे तो खोखला होगा, उसके पत्ता को देखेंगे तो इसमें सरल सिरा विन्यास, जबकि चना का जो पत्ती है उसमें जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। आप इस बात को आसानी से जान सकते हैं। ठीक है ना, ये कहीं आने जाने की चीज नहीं है। और ये तो चना और धान को बोल दिया हूँ। ठीक है ना, अगर आप चना के जगह ठीक है पीपल, ठीक, पीपल को भी रख सकते हैं। पीपल का भी जड़ सेम टू सेम ऐसा होता है। मतलब एक मूसला जड़ तंत्र, तना भरा हुआ और पत्ती जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। और पीपल के जगह आप अगर बरगद को रखें, बरगद का भी जड़ मूसला जड़ तंत्र इसमें भरा हुआ, और ये पत्ती है इसमें भी जालिकावत सिरा विन्यास ही होगा। अगर आप अमरूद को रखें, तो उसका भी जड़ मूसला जड़ तंत्र, तना भरा हुआ और पत्ती जालिकावत सिरा विन्यासी होगा। हमने आम को भी देखेंगे तो ऐसा ही होगा। अगर अमरूद को इसलिए हमने बताया अमरूद, पीपल और बरगद, क्योंकि इनके बीज बहुत ही छोटे हैं। ठीक है ना, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। किसको? पीपल, बरगद, अमरूद। ठीक है ना, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। आप अगर बीज को हटा देते हैं फिर भी जड़, तना, पत्ती के आधार पर आसानी से एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में फर्क पा सकते हैं। ठीक है ना जी। गन्ना और मक्का दो ऐसे प्लांट हैं, ठीक है, दो ऐसे पौधे हैं जिनमें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों के समान गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना जी। क्या करते हैं? दोनों के समान गुण पाए जाते हैं। इसमें गन्ना और मक्का में दोनों के समान गुण पाए जाते हैं। कैसे? बताता हूं। देखिए, जो गन्ना और मक्का है उसकी जो पत्ती होती है, ठीक है ना,
गन्ना और मक्का की जो पत्ती होती है, ठीक, उसमें सरल सिरा विन्यास पाया जाता है। इतनी लंबी लंबी पत्तियां होती हैं किसकी? गन्ना और मक्का की। गन्ना और मक्का की जो पत्ती होती है, जो पत्ती होती है, वो इसमें सरल सिरा विन्यास पाया जाता है। क्या होता है? सरल सिरा विन्यास। लेकिन अगर उसके तना को हम देखें, जिसको हम चूस के रस निकालते हैं, क्या? गन्ना का, ठीक है, उसका तना द्विबीजपत्री के समान भरा हुआ मोटा ठोस होता है, ऐसे, ठीक है। क्या? तना। गन्ना और मक्का दो ऐसे प्लांट है, बताना चाहता हूँ, जिसमें द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इसलिए गन्ना और मक्का को अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाद। क्योंकि इसमें दोनों के समान संरचनाएं होती हैं। किसके समान? दोनों की समान संरचनाएं होती हैं। दोनों के समान संरचनाएं होती हैं, इसलिए गन्ना और मक्का को अपवाद कहते हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा कि उसकी पत्ती होती है एक बीजपत्री के समान और उसका तना होता है द्विबीजपत्री के समान भरा हुआ ठोस। किसका? गन्ना और मक्का का। इन दोनों को बीच में अपवाद कहते हैं। ओके, ठीक है जी, ठीक है।